हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज बात करते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेज की, जो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर कोई इंडिविजुअल बाय बर्थ जिसमें बी ओ टी सेल्स ना हो, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें आपका मेनली आ जाता है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। लेकिन आपके सिलेबस में है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसमें मेनली आता है एड्स। आप सब फेमिलियर हो, आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, बट एग्जैक्टली इसको एलेबोरेट करें तो क्या होता है एड्स। देखिए, HIV, ये वर्ड भी आप सबने सुना होगा, HIV, ह्यूमन कैन लिव ओनली इन ह्यूमंस। तो एच का क्लियर हो गया, ओनली इन ह्यूमंस, क्लियर। उसके बाद आ जाता है दूसरा वर्ड आई का मतलब होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, की इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एंड वी फॉर वायरस, इट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल हो बच्चे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ RNA। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म अब आपको समझ में आ गई है। अभी तक आप चिल्लाते थे HIV, तो एग्जैक्टली HIV क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, एड्स। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब लाइफ टाइम में आता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, नॉट बाय बर्थ। इम्यून, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अफेक्टेड होता है। डेफिशिएंसी कि जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगी इम्यून सिस्टम की। एंड सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, साइंस, बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं, इसलिए उसको सिंड्रोम कहा जाता है, ना कि डिजीज। सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एड्स को डिजीज नहीं कहा जाता, सिंड्रोम कहा जाता है। आपको समझ आ गया क्यों इसको सिंड्रोम कहते हैं। चलिए, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, HIV और एड्स में। एड्स फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, और एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ से हमारा जो इम्यून सिस्टम है इंडिविजुअल का, वो वीक हो जाता है। जो एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, एंटीजेंस के अगेंस्ट, वो कम हो जाती है। और HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है बच्चों, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। तो एक वायरस है, एक डिजीज है, या जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। अभी मैंने बताया क्यों कि HIV डेवलप हो जाता है एड्स में, और एड्स वो डेफिशिएंसी है जहाँ पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, और ये हमेशा एक्वायर्ड होती है, बाय बर्थ नहीं होती। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। तो मैं समराइज कर देता हूँ। डेफिशिएंसी है इम्यून सिस्टम की, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है। कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रोवायरस है, जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है। और एड्स सबसे पहले अमेरिका में 1981 में रिपोर्ट किया गया था। एंड इन लास्ट 25 to 30 ईयर्स ये 25 to 30 मिलियन लोगों को मार चुका है। इसकी वजह से लोगों की डेथ हो चुकी है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। अब एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सबसे पहली बात, ठीक है। जो कंटामिनेटेड ब्लड है, अगर वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, उसकी वजह से हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा ब्लड बैंक्स में या हॉस्पिटल्स में पहले प्रॉपर चेकिंग की जाती है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ये ड्रग एडिक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, वो एक दूसरे के सिरेंजेस को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके एंटर कर जाता है। तो ये पॉसिबल ट्रांसमिशंस हैं। इसके अलावा हाई रिस्क ग्रुप जो है, जो मल्टीपल जो सेक्स पार्टनर्स रखते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो करते हैं,
है ना, मैंने बताया जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और जिसके बेचारे की बच्चे की गलती भी नहीं है तो इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में चला जाता है। और ऐसे लोग जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप इंडिविजुअल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। बट ये कैसे नहीं फैलता? किसिंग, हगिंग, शेयरिंग फूड, इंसेक्ट बाइट, यूजिंग टॉयलेट सीट्स, बाथिंग, स्नीजिंग, स्वेटिंग, ये स्प्रेड करते हैं लव, केयर, अफेक्शन। इन चीज़ों से सिर्फ अच्छाई फैलती है, एड्स नहीं फैलता। क्लियर बच्चे? तो ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं जिसके थ्रू ये नहीं फैलता। आप खाना खाएं किसी के साथ बैठ के, उनके यूटेंसिल्स यूज़ करें, उनके मोबाइल्स यूज़ करें, उनके क्लोथ्स यूज़ करें, है ना, किसी भी रीजन से ये नहीं स्प्रेड होता है। लेकिन एक टाइम लैग होता है मंथ से लेके अप टू 10 ईयर्स, जिसके बीच में इन्फेक्शन होता है और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कह देते हैं। तो बहुत सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता दे आर सफरिंग। क्यों? क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई नहीं देते। क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझना है। देखो बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको वो समझने की जरूरत है। अब पैथोजन आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता है क्या है? HIV है, जो कि एक रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वायरल RNA कोर, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। रेट्रोवायरस है तो इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका आउटर प्रोटीन कोट है। अब ये एक सेल है एनिमल की। कौन सी एनिमल सेल को सबसे पहले इफेक्ट करता है? अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जिसमें एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रहेगा आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये स्पेशलिटी है HIV की। क्लियर? चलिए, अब जैसे ही वायरस एंटर करता है किसी की पर्सन की बॉडी में, उसकी सेल में, तो ये मैक्रोफेजेज में जाता है। सबसे पहले कहाँ पे जाएगा ये? मैक्रोफाज। मैक्रोफाजेस में वहाँ पे एंटर कर जाएगा और RNA जो है इसका वो वहाँ जाके रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ है, उसका प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से ये वायरल DNA की फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर टू एवरीवन? अब ये वायरल DNA एंटर कर जाता है होस्ट के DNA में और जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डायरेक्ट करता है टू प्रोड्यूस न्यू वायरस, मतलब उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती है। न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड। क्लियर? अब ये मैक्रोफाजेज जो हैं वो वायरस प्रोड्यूस करेंगी और मैक्रोफाजेज एक्ट्स एज वायरस फैक्ट्री। वायरस फैक्ट्री की तरह ये एक्ट करना शुरू कर देती है। ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है तो नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट डिक्रीजेस। जो हमारी बॉडी की जो T सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और जब T सेल्स डिक्रीज हो गई इसका मतलब इम्यूनिटी वीक हो गई और नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स भी डिक्रीज हो जाएगा इसके साथ साथ। तो द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उनको होने लग जाते हैं और माइनर इन्फेक्शंस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। तो दोबारा से मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं एक बार। रेट्रोवायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करा, प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होते हैं। अब होगा क्या कि ये सबसे पहले मैक्रोफाजेज पे अटैक करेगा, वहाँ पे
रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। तो जो मैक्रोफेजेज हैं वो वायरस फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जिससे ये टी लिम्फोसाइट्स का नंबर, टी हेल्पर सेल्स का नंबर धीरे धीरे कम होने लग जाता है और न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड, जो कि कंप्लीट फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका प्रोटीन कोड भी बन जाता है और एनिमल सेल को रप्चर करके ये बाहर निकल जाते हैं और नई सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। एंटर हुआ बॉडी में, HIV फैक्ट्री कौन हो गई, मैक्रोफेजेज सबसे पहले वहाँ पे एंटर किया, RNA रेप्लिकेट करने लग जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल DNA बना लेता है। ये वायरल DNA होस्ट सेल के DNA में चला गया। अब जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो वायरल पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देंगी और ये अब HIV जो है, जो वायरस जो है, ये हेल्पर टी सेल्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स में एंटर करके वहाँ पे अपनी कॉपीज बना देगा और बाकी दूसरी हेल्पर सेल्स हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से टी सेल्स का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा एंड इट मेक्स द इम्यून सिस्टम वेरी मच वीक। क्लियर बच्चों? समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए इसकी वजह से होता क्या है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके लिए। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन पीरियड जो पर्सन है उसको रेगुलर फीवर, डायरिया, वेट लॉस जैसी कंडीशन दिखाई देने लगती हैं और हेल्पर टी सेल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, मैंने अभी जैसे बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहला शुरू होगा, उसके बाद वायरल और फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और जो माइनर इन्फेक्शंस हैं वो भी बहुत लंबा टाइम लेते हैं टू ट्रीट। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए अलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे यूज़ करते हैं। आगे मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाती है, वेस्टर्न ब्लोटिंग के थ्रू भी इसका पता लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वेस्टर्न ब्लोटिंग यूज की जाती है कंफर्मेशन ऑफ एलाइजा पॉजिटिव केसेस। क्लियर टू एवरीवन? ट्रीटमेंट में मेनली एंटीवायरल ड्रग्स हैं और उसमें अगर मैं बात को बताऊं आपको, नाम बताऊं आपको, तो ज़ाइडोव्यूडिन एक कॉमन ड्रग है, ज़ाइडोव्यूडिन, उसको यूज़ किया जाता है। AZT यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें इसके लिए यूज़ की जाती हैं। आजकल क्या करते हैं बच्चों, देखो किस तरह से इसके लिए काम किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है कि पहले हिस्ट्री देखी जाती है पेशेंट की, सोशल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद लेबोरेटरी फाइंडिंग होती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में HIV एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको HIV रैपिड टेस्ट भी कहते हैं, वो किया जा सकता है। एलाइजा, जिसमें वेस्टर्न ब्लोटिंग कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अलावा HIV एंटीजन टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें DNA PCR या P24 एंटीजन्स टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताइए मुझे, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए मुझे। आजकल आर्क भी बहुत बढ़ गए हैं, ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात है, मैनेजमेंट की बात है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ज़ाइडोविडिन डेली 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं और जो इन्फेंट्स हैं उनको नेविरेप्रामाइन दी जाती है। आर्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, anti-HIV ड्रग्स देते हैं। और आजकल जो मैं बताने वाला था, मैं बताना चाह रहा था आपको, वो क्या होता है, आर्क, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, माइल्ड फॉर्म है एड्स की, इट इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स। जहाँ पे अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, मैं अलग से आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर अलग से इसको डिस्कस करते हैं। आर्क एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। सिम्टम्स की बात करें तो स्वोलन लिम्फ नोड्स होती हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर and sweating at night,
एंड वेट लॉस। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं आर्क के। आर्क पेशेंट हैव हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एड्स, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रोड्रोमल एड्स भी कहा जाता है। प्रोड्रोमल एड्स मतलब सिम्टम्स बिफोर एड्स। क्लियर बच्चों? चलिए वापस से हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना हो, ड्रग अब्यूज़ ना करें जहाँ पे सिरिंजेस का यूज एड्स के चांसेस बढ़ा देता है ना। डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज़ करें, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स ये बहुत लेवल पे हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को इफेक्टिव किया जाए और रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वार्निंग सिग्नल है ये, से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ये मेन कॉजेज हैं बच्चों, ठीक है ना। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नैको भी कहा जाता है, जिसका सिंबल हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, रेड रिबन उसका सिंबल है, इट इज समवट लाइक दिस, ठीक है। तो रेड रिबन इसका सिंबल है एंड फर्स्ट दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं इस फील्ड में, और जो नैको है बच्चों ना, उसका जो टैगलाइन है वो मैं एंड में आपको बता देता हूँ। नैको की जो टैगलाइन है वो कहती है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर बच्चों? समझ आ गई बातें? अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज़, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर आता है क्वेश्चन। आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या डिस्कशन ग्रुप है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स भी हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग सोचते होंगे सर बार बार क्यों बोलते हैं, बेटा आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग लापरवाही करते हो। ये हाई टाइम है आपके लिए, बहुत क्रूशियल टाइम है। पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए डाल दिया है, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस हैं, सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है। आप सिंपली फॉलो करते रहिए जो आपको कहा जाए। गुड लक, वंस अगेन आई एम सेइंग, कीप स्टडिंग।